हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग किंगडम मोनिरा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज किंगडम मोनिरा। ये हमारा थर्ड लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। किंगडम मोनिरा का बेसिक्स देखेंगे क्या होता है। बेटा किंगडम मोनिरा में आपको याद रखना है कि हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स जो हमने प्रोड्यूस किए थे। जो डोमेन्स थे हमारे पास क्या था, डोमेन आर्की बैक्टीरिया और डोमेन यू बैक्टीरिया, राइट। और एक डोमेन बैक्टीरिया है ना। तो हम डोमेन बैक्टीरिया को नहीं ले रहे हैं, बट आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरियाज को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया बेटा पता था आप लोगों को कि जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे यू बैक्टीरिया है तो इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे कि जनरली दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही किंगडम मोनिरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे। ठीक है, तो उनको हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं, सिंगल सेल्ड बॉडी होंगी। अब हमें इसमें एक ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। आर्की बैक्टीरिया अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया में जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो सब के सब ट्रू बैक्टीरिया में ही आते हैं। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, एक तो करेक्टरिस्टिक्स आपको इसका पता होना चाहिए। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया को शेप के बेस पे भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो शेप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया में किस टाइप्स की शेप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो जो सर्कुलर होंगे ओवल शेप बैक्टीरिया होंगे, जैसे आप लोगों को पेपर में दी जाती है डायग्राम्स और आप लोगों को आनी चाहिए बेटा। सर्कुलर शेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोकस कहलाते हैं। ये कौन सी शेप आ गई, कोकस शेप होती है। और जो रॉड शेप आपको बैक्टीरिया दिखते हैं दैट इज बैसिलस, है ना। रॉड शेप बैक्टीरिया आप लोगों को कहाँ कहाँ दिखते हैं, जैसे हमारी कर्ड्स होती है ना, जैसे उसमें रॉड शेप बैक्टीरिया दिखते हैं। स्पाइरुलम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पाइरुलम्स कहा जाता है। और विब्रो जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है ना तो उनको विब्रो कहा था। ठीक है, तो ये शेप के बेस पे हम इनको देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, अगर ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है बेटा, अगर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बैक्टीरिया ऐसी शेप बना देते हैं बॉडी के अंदर तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगर वो ऐसा बना देते हैं, है ना, ग्रेप्स लाइक, है ना, ग्रेप्स लाइक शेप बना देते हैं ये कोकस, तो उसको बोलते हैं स्टेपिलोकोकस। क्या बोलेंगे, स्टेपिलोकोकस। बेटा ये याद रखना है आप लोगों ने शेप्स के बेस पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया है किंगडम मोनिरा, उसके हमने शेप्स देखे और एक इम्पॉर्टेंट उसका फीचर भी हमने देख लिया कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता है। और किंगडम मोनिरा को हमने डिवाइड किया है दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में, आर्की बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और हमने स्टार्ट किया है यू बैक्टीरिया जो डिजीज काजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। इज इट क्लियर, शेप्स आप लोगों को समझ में आ गई। ये नाम याद रखना, एग्जाम्स में नीट में पूछा जाता है कि इस शेप के बैक्टीरिया का क्या नाम दिया जाता है, जो ऐसी शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या नाम देते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चे। तो हम लोग अब आगे आ जाते हैं कि जो एक एग्जाम्पल है किसकी, किंगडम मोनिरा की एक एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। तो हम लोगों को क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ये किस में आता है, किंगडम मोनिरा के अंडर आएगा। अब इसमें ना जहाँ जहाँ से मैं पेन चलाऊँगा वहीं वहीं आपको फोकस करना है। और ये बोर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आप लोगों ने एज इट इज़ ऐसा बना देना है। ठीक है, कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। तो नीट में क्या क्वेश्चन आता है मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है,
सबसे पहले तो हम लोग बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे? सेल वॉल पे फोकस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेल वॉल पे, सेल वॉल नहीं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है, मैंने 3 कलर की मेम्ब्रेन बनाई है ना बेटा। देखो 3 कलर, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है, देखो यहाँ पर देखिए, सबसे इनर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। अच्छा, रेड कलर की, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, सबसे इनर सेल मेम्ब्रेन, रेड कलर की सेल वॉल, और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। इन्हीं को हम लोग पहले देखते हैं कि क्या होता है। देखो, जैसे हमारे पास, आपको तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं बैक्टीरियल सेल्स के पास। 3 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स होती है। वन इज सेल मेम्ब्रेन, अदर इज सेल वॉल, अदर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, बट ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है ये देखना। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब होता है, ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको हम टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। हम नहीं, बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स को टाइट कब करता है और लूज कब करता है, हमने समझना है इसको। टाइट करेगा तो उसको हम कैप्सूल्स बोलेंगे, लूज करेगा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। बट करता क्यों है? टू प्रोटेक्ट एंटीबायोटिक्स। मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि ये डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया क्या है? ये डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया। मानो कि किसी इंसान को क्या हो गया? ट्यूबरोक्लोसिस हो गया, है ना। ट्यूबरोक्लोसिस हो गया, तो ट्यूबरोक्लोसिस से बचने के लिए हम बाहर से मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स। तो होगा क्या? ये बैक्टीरिया मरना नहीं चाहेगा ना, ये तो नहीं मरना चाहेगा। तो ये क्या करेगा? अपनी ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कर देगा? टाइट कर देगा, जिसको हम कैप्सुलेटेड बोलेंगे। क्या कर देगा? कैप्सुलेटेड कर देगा, है ना। तो जब, क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, किससे? एंटीबायोटिक से। अपने आप को बचाना है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई। अब लूज कब करता है? जब लूज करेगा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, है ना। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर टू प्रोटेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड टू आउट। जो चीज़ इसने खा ली है वो दोबारा बाहर ना चली जाए, तो स्लाइम लेयर उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, वो उसी के अंदर रहेगी और अपनी वो ग्रोथ इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? खाने को बाहर ना जाने देने के लिए वो स्लाइम लेयर बना देता है ग्लाइकोकैलिक्स से, जो बहुत लूज होती है। और किसी भी एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपनी ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सुलेटेड बना देता है, टाइट बना देता है, ताकि उस पर अफेक्ट ना कर पाए। उसको तो हम मारना चाहते हैं ना, तो वो मेडिसिन से बचने के लिए अपनी लेयर को टाइट कर देता है, हार्ड कर देता है, ताकि उसको मेडिसिन अंदर आके मार ना पाए। ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर हुआ सबको? ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, अब इसके पास कुछ इम्पॉर्टेंट इनर मेम्ब्रेन, सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर आ जाना। ये जो है, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, दैट इज़ फ्लैजिला। क्या है ये? फ्लैजिला, लंबे लंबे, है ना। कुछ फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, है ना। ये फ्लैजिला प्रेजेंट है इसके पास। ये जो फ्लैजिला हैं, ये इसको लोकोमोशंस करने में हेल्प करते हैं। किसमें? चलने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इसके पास। फिर उसके बाद इसके पास फ्लैजिला के साथ साथ ये देखिए, इसी मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे अराइज होने वाले कुछ सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है ना। काम दोनों का सेम है, बट एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है वो फ्लैजिला कहलाएगा, जो छोटा है वो सीलिया कहलाएगा। ठीक है, बट याद रखना, फ्लैजिला इसको स्लो मूवमेंट देता है और जो सीलिया होता है इसको फास्ट मूवमेंट देता है। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? क्लियर बेटा? ठीक है, बट दोनों का काम क्या है? लोकोमोशंस करवाना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सेल इन्वेल्प। क्या होता है? सेल इन्वेल्प का मतलब होता है कि सेल इन्वेल्प, इन तीनों मेम्ब्रेन्स का एक साथ जुड़े रहना, उसको सेल इन्वेल्प कहते हैं। ठीक है, इन तीनों मेम्ब्रेन्स को एक साथ जोड़ के रखना, उसको सेल इन्वेल्प कहते हैं। जब इनके ऊपर सेल इन्वेल्प होता है, मतलब इन तीनों का फंक्शंस करवाना, एक साथ जोड़ के रखना, उसको सेल इन्वेल्प कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मीजोजोम्स। क्या है? मीजोजोम्स। ये टर्म्स अगर आप लोग समझ गए तो आप समझो बैक्टीरियल सेल समझ गए। मीजोजोम्स क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास मीजोजोम्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन,
मीजोजोम्स आर प्रेजेंट इन विच मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। किस पे प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होगा मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स है, देखो ये इनर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स हैं। अच्छा, मीजोजोम्स क्या होते हैं? मीजोजोम्स विच इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरियल सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, याद रखना, बैक्टीरियल सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? जैसे हमारे पास गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एब्सेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल्स में और प्रेजेंट किस में होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है बेटा। अच्छा, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया ने हमारी बॉडी में करना है वो काम मीजोजोम्स बैक्टीरियल सेल्स में करता है। बेटा चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक है, मीजोजोम्स जो काम कर रहा है वही काम माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में कर रहा है। तो इसको हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। किसको? मीजोजोम्स को। ठीक है बेटा। अब देखो, हेल्प इन बैक्टीरियल रेस्पिरेशंस, पहला फंक्शन मीजोजोम्स का। दूसरा फंक्शन, अच्छा इसमें कुछ मीजोजोम्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की फॉर्मेशंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले ये बनेगा फिर उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशंस भी होगी। ठीक है। तीसरा, डीएनए रेप्लिकेशंस, वाओ सुपर, है ना। डीएनए रेप्लिकेशंस में भी ये हेल्प करता है। देखना डीएनए रेप्लिकेशंस कैसे, हमने अभी पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, हमने पढ़ा था ना। तो हमने देखा कि ये जो डीएनए, ये डीएनए इसका है ना, ये जो डीएनए है ना, तो इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है ना। तो जहाँ पर भी डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। डीएनए ऐसे ही बाहर है ना, तो वो कहाँ पड़ा है? न्यूक्लियोइड में पड़ा हुआ है डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उसके पास नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मीजोजोम्स कैसे रेप्लिकेशंस करने में हेल्प करता है। देखो, अब ये जो डीएनए है भाई किसकी सपोर्ट ले रहा है? बेचारा इसके पास तो कुछ है नहीं, बट मीजोजोम्स के साथ थोड़ा सा अपने आप को अटैच करके रख रहा है, इसकी मजबूरी है, मीजोजोम्स के साथ जुड़ा हुआ है। बट एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर ये लिखा है इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अब जब ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं इसके पास, तो जब ये बड़ा हो जाएगा है ना, डीएनए थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? इधर से इधर देखना भाई, तुम लोग इधर देखना, ये क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा बाय बाइंड्री फिशंस। तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाइंड्री फिशंस होती है। जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर मीजोजोम्स भी साथ में डिवाइड हो जाएगा। देखो, मीजोजोम प्लस डीएनए, मीजोजोम्स प्लस डीएनए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मीजोजोम्स के साथ जुड़ के ये डीएनए अपने आप को डिवाइड करता है, तो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोग? ठीक है, तो ये इसको रेप्लिकेशंस करने में भी हेल्प करता है, डिवाइड करने में भी हेल्प करता है मीजोजोम्स। ठीक है, तो आपने देखा कि सिंगल है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स या डीएनए बोलो इसको, ये दिख रहा है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स या डीएनए। ठीक है, अब हमें इधर क्या देखना है? ये क्या है भाई? ये आप लोगों को दिख रहे हैं? ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है भाई? बर्गर जैसे दिख रहे हैं? बर्गर खाने का मन कर रहा होगा तुम लोगों को भी, है ना। तो ये जो बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये राइबोसोम्स है। आप लोग बोलोगे सर जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, बट मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके बाहर, मेम्ब्रेन लेस होते हैं इनके बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है बेटा। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस, बाकी सब के बाहर मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स के पास नहीं होती है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो इसके पास है, बट इसका अपना राइबोसोम है, दैट इज 70S राइबोसोम्स। कौन सा राइबोसोम्स है? 70S राइबोसोम। ये 50S और 30S ये पेपर में पूछे जाते हैं, दैट इज़ अ यूनिट। क्या है ये? एस का मतलब होता है सेडरवर्ग, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। तो 50 और 30 को ऐड करके ये 80 नहीं बना देना, ये जैसे टाइप होती है ना, तो ये वैसे है 70S की टाइप है ये, 50S और 30S। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन प्रोडक्शंस में। किस में हेल्प करता है? प्रोटीन प्रोडक्शंस में। ऐसे हमारे केस में जो प्रोटीन प्रोडक्शन भी राइबोसोम्स ही करता है, बट इसके पास भी जो राइबोसोम्स है वो भी प्रोटीन प्रोडक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें देखो
सबसे इम्पोर्टेंट एक करैक्टर अभी हमारे पास रह रहा है, वो करैक्टर है, ये क्या लिखा है भाई, RNA। मैं आपको बता दूं कि जो DNA होता है, ये DNA है ना, तो DNA से जब RNA बन रहा होता है तो वो ऐसे बन रहा होता है, DNA से RNA बनेगा, ठीक है। तो RNA के साथ ये राइबोसोम्स जुड़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, ये राइबोसोम्स RNA के साथ अटैच होते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये RNA क्या करेंगे, इस DNA को तोड़ेंगे। तो मान के चलो ये जैसे इसके साथ जुड़ रहे हैं ना, है ना, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़, तो ये तोड़ेंगे, ये जो जगह बचती है ना, ये जो बीच में ये, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। तो क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है बेटा। तो बनेंगे क्या, प्रोटीन्स बनेंगे। तो DNA से क्या बनेगा, RNA, और RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन्स। और इनको बनाने में किसका रोल है, राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स नहीं जुड़ेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस भी आपने समझी, राइबोसोम्स के फंक्शंस भी आपने समझे, ठीक है। तो इसमें अब कोई और चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो जब RNA के ऊपर, हाँ, जब RNA के ऊपर नंबर ऑफ राइबोसोम्स जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसोम्स। क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कलर्ड क्रोमेटेड कलर्ड सबस्टेंस नोन एज क्रोमेटोफोर, एनालोगस टू क्लोरोप्लास्ट। जो काम क्लोरोप्लास्ट ने करना था वो यहाँ पर कौन कर रहा है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है। जैसे क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा होती है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसके पास क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है। जो काम क्लोरोप्लास्ट ने करना होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो इसके पास होगा नहीं, तो वो क्रोमेटोफोर करेगा, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास ये देखो, जैसे एक और टर्म्स है प्लाज्मिड। क्या है ये, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, सिंपल DNA का एक टूटा हुआ फ्रेगमेंट्स जो होता है वो होता है, ठीक है, प्लाज्मिड। इसको हम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब आप लोग ये मत बोलना कि न्यूक्लियोइड क्या होता है और प्लाज्मिड क्या होता है। न्यूक्लियोइड मैंने बताया कि जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वहाँ पर DNA के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA, और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मतलब वहाँ पर DNA के साथ में टूटा हुआ DNA का फ्रेगमेंट जो होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब प्लाज्मिड का क्या होता है कि देखो, एक फंक्शन लास्ट में याद कर लो सभी। प्लाज्मिड का मतलब होता है कि जो सारे बैक्टीरिया की आपने शेप देखी ना अभी, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ कॉमा शेप होते हैं। तो हमने जो इनके बीच में जो शेप की वेरिएशंस आती है ना, वो प्लाज्मिड करवाता है, बस सिंपल। ओरिजिन सबका सेम होता है, बट आगे जाके जो वेरिएशंस बनाते हैं तो वो प्लाज्मिड के द्वारा ही बनती हैं। तो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर जो था बैक्टीरियल सेल्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अभी है, बैक्टीरिया क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लैजिला। बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखना, ये टर्म्स याद रखनी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए थे। अगर बैक्टीरियल सेल्स के एक साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सेफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। देखो, एक साइड फ्लैजिला तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, लोकोमोशंस में हेल्प करता है। अगर एक साइड बैक्टीरिया को फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सेफेलोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के दोनों साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के किसी भी साइड पे फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोलेंगे एट्रिकस बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की सारी साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो हम जो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अभी जो हमने पढ़ा कौन सा है, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाए नहीं है, आप बना सकते हो। तो इसकी कंप्लीट साइड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। भाई समझ आ रही है बात आपको, इसकी हर साइड फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो आप लोग बना सकते हो उसको। तो ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल्स। तो हम लोग हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए यहाँ तक। बेटा आपकी नोटबुक भी मैं चेक करूँगा, तो नोटबुक पे ये सारे मेंशन्ड होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।